हेलो दोस्तों, मैं साधना सिंह आज आपको अपनी लिखी हुई कहानी लड़की बाज सुनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। अरे जनाब, जब मैं 9वीं में था तो मोहल्ले का ज़बरदस्त छोरा हुआ करता था। घर में अम्मा थीं और 2 बहनें। बड़ी जीजी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती थीं और छोटी बहना अपने खेल खिलौनों में। सुबह उठकर अम्मा हम तीनों भाई बहनों का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती थीं। मैं जब 8 साल का था तो बाबूजी को दिल आघात से मौत हो गई थी। उनकी जगह पर सरकार ने अम्मा को नौकरी दे दी थी। मैं उस 8 साल की उम्र में पूरे मोहल्ले में कटी पतंग की तरह यहाँ वहाँ उड़ता रहता। कभी किसी का दही ला रहा हूँ, कभी कोई धनिया मंगा रहा है, तो कभी किसी के गेहूँ साइकिल पर रखकर पिसवाने जा रहा हूँ। कभी सड़क पर दूसरे लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी किसी की छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ। बस पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई मतलब नहीं था। दोपहर होते ही मेरे साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को उनके माता पिता घर में पढ़ने के लिए बुला लेते, पर मैं सड़क पर अकेला ही गेंद से खेलता रहता या अपने दरवाजे के बाहर बने स्लिप पर बैठा रहता। गर्मियों में तो अम्मा सुबह सुबह स्कूल भेज देती, पर सर्दियों में तो अम्मा स्कूल के टाइम से पहले ही अपने ऑफिस चली जाती, तो स्कूल जाना भी बहुत कम होता। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, आवारागर्दी और बढ़ गई। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे साथ खेलने वाले लड़कों की संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैं जैसे ही किसी लड़के को खेलने के लिए बुलाता तो उसकी मम्मी कहती, पढ़ रहा है, नहीं आएगा। एक दिन तो हद ही हो गई जब एक लड़के के पापा ने मुझसे कहा, तुम यहाँ से जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं करनी है। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया। अब मेरे साथ खेलने के लिए 3 लड़के थे जो कि दूसरे मोहल्ले के थे। मैं फिर सब कुछ भूलकर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो गया और दूसरे लड़कों के साथ खेलने लगा। लेकिन फिर भी मैं किसी को आटा पिसाने, दही लाने, बिस्किट लाने, सब्जी लाने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए मना नहीं करता था, जबकि मुझे मालूम था ये सभी लोग मुझे आवारा समझते हैं और मेरे साथ अपने बच्चों को खेलने भी नहीं देते हैं। लेकिन मेरे पास ये सब मथने का वक्त नहीं था। मैं तो अपने क्रियाकलापों में बहुत मस्त और खुश था। गिरते पड़ते मैं 9वीं कक्षा में आ गया और तब तक समझ आ गया था कि लड़की बाजी भी मज़ेदार चीज़ होती है। अब मैं सोचने लगा कि मैं मोहल्ले की किस लड़की को पटाऊं, लेकिन मोहल्ले की एक भी लड़की मेरी तरफ देखती तक न थी। मेरी इमेज ही इतनी ख़राब थी। फिर भी 1-2 बार कोशिश की तो बड़ी झाड़ खाई। फिर लगा कि इस मोहल्ले में दाल नहीं गलेगी, किसी और मोहल्ले में ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे मोहल्लों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए मैंने। कहीं लड़की खूबसूरत न लगी तो कहीं लड़की का बाप या भाई दबंग लगा। मेरी तलाश जारी थी कि अचानक पता लगा कि मेरे घर से चौथा मकान बिक गया है और उसमें एक नया परिवार रहने आ गया। छोटा सा परिवार था, माँ, पिता, एक लड़की और एक छोटा लड़का। पिता बहुत सीधे साधे थे, माँ बिल्कुल घरेलू और बेटी बहुत खूबसूरत थी। मेरी तो बाँछें खिल गईं। वह लड़की मेरी हम उम्र थी। मैंने सोचा इसे पटाने की बस सारी की सारी कोशिशें करूँगा। जासूसी सूत्रों से पता लगाया कि इसका नाम अविका है और वह 9वीं में पढ़ती है। अब मैंने उसके ऊपर निगाह रखनी शुरू कर दी तो मुझे पता चला कि वह सुबह और शाम अपने छोटे से पोमेरियन कुत्ते को घुमाने के लिए घर से बाहर लाती है। अब तो मैं भी सफ़ेद कुर्ता पजामा या कोई भी डिसेंट सी पैंट शर्ट पहनकर, बालों को शरीफों की तरह संवार कर अपने दूसरे मोहल्ले के कुत्ते
दूसरे मोहल्ले के दोस्त का देसी कुत्ता टहलाने लगा। मैंने देखा वह अपने कुत्ते से बात करती हुई चलती है और बीच बीच में उसे गुड बॉय भी बोलती थी। बस मैंने भी उस देसी कुत्ते को, जिसकी एक आंख काली थी, एक कान गिरा हुआ था, को वेल डन हैंडसम कहना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते बीत गए, पर वह ना तो मेरी तरफ देखती थी और ना ही उस बदसूरत कुत्ते की तरफ। एक दिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और उससे सभ्यता से बोला, आपका कुत्ता बहुत प्यारा है, क्या नाम है इसका? उम्मीद तो थी कि मुस्कुरा कर नाम बताएगी, पर हुआ इसका उल्टा। वह नुनक्कर बोली, तुमसे मतलब? अरे यार, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। इतने दिन तक इस बदसूरत कुत्ते को घुमाना, शालीनता का नाटक करना सब बेकार गया। अगले दिन से मैंने कुत्ता टहलाना छोड़ दिया। उसके झड़कने से ऐसा अपमान महसूस हुआ कि मैं 2 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं दांत पीस पीस कर खुद से ही खुद बात करता, घमंडी कहीं की, समझती क्या है खुद को? अंदर से मन कहता वह तो बड़ी सुंदर है, लेकिन पुरुष ईगो फिर से सामने आकर खड़ा होता और कहता, 2 कड़ी की औकात है इसकी, हिम्मत कैसे हो गई इसे मुझे झड़कने की? अम्मा भी बोली, क्या बात है तू घर में, वह भी पूरा पूरा दिन, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रुखाई से जवाब देता। मैं अपने गुटकट सबसे हैंडसम लड़का था और इसने मुझे धुतकार दिया। कई बार मन किया कि जाकर 2 छापड़ रसीद कर दूं, फिर लगता बात फैल गई तो खामखा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अगले महीने होली थी। मैं दोस्तों के संग रंगा पुता एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले घूम रहा था और खूब मस्त था। अचानक मैंने देखा उसकी मम्मी घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। मैं वहाँ पहुँचा और हैप्पी होली आंटी जी बोलते हुए उनके चेहरे पर रंग डाल दिया। इत्तेफाक से रंग उनकी आंख में चला गया और दर्द के मारे वह बुरी तरह बेचैन हो गई। अविका ने जैसे ही देखा तो वह भागती हुई आई और बोली, क्यों, तुम्हें तमीज़ नहीं है? क्या समझते हो अपने आप को? कहीं से अकल खरीद लो अपने लिए, रंग कहीं आंखों में डाला जाता है? मैंने तो मुंह पर रंग डाला था, मैंने भी तैश में कहा। अगर मम्मी की आंख में कुछ हुआ तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। ये सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया, फिर भी चलते चलते बोला, हाँ हाँ कर देना, देख लूँगा तुम सबको। उस दिन के बाद से मेरी कोशिश रहती कि उसके घर के सामने से ही ना निकलूं, भले ही अपने काम के लिए रास्ता लंबा लेना पड़े। उसकी धमकी मेरे कानों में गूंजती रहती थी। एक रात मैं सो रहा था कि अचानक रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठकर बैठ गया। मुझे लगा अविका मेरे सामने खड़ी होकर कह रही है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। ऐसा पहली बार कुछ हुआ था जो मैं भूल नहीं पा रहा था। अविका मेरे दिलो दिमाग पर छा गई थी। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा, पानी पिया, फिर खड़ा हो गया और उस रात मैंने कसम खाई, अब इस घमंडी लड़की को कुछ करके दिखाऊंगा। इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो अब ये मेरा 10वीं का रिजल्ट देखेगी। और बस उस रात जो सूरज निकला उसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। कल तक आवारागर्दी करने वाला, किताबों की तरफ ना देखने वाला लड़का किताबों का दोस्त बन चुका था। मोहल्ले के लोग जब मुझे मिलते तो पूछते, और भाई कहाँ हो? तो मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता। साल भर कड़ी मेहनत के उपरांत मैंने 10वीं की परीक्षा 94% के साथ पास की। रिजल्ट वाले दिन मुझे लगा अविका के पास जाऊं और कहूं, देखो यह हूं मैं, पर लगा नहीं, ये तो शुरुआत है, मुझे तो अभी कुछ और करके दिखाना है। बस फिर मैं अपनी 12वीं के रिज़ल्ट के लिए मेहनत करने लगा। पहले मैं हर वक्त घूम फिर कर टाइम पास किया करता था, पर आज मूड फ्रेश करने के लिए भी मैं मोहल्ले के 2 बच्चों को पढ़ाने लगा। मेरा 12वीं का रिज़ल्ट 92% था। उस दिन फिर मुझे लगा
अविका के पास जाऊं और कहूं, देखो यह हूं मैं। फिर लगा, नहीं, अभी नहीं। मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया। जीवन का उद्देश्य अभी भी वही था, अविका को मुंह तोड़ जवाब देना, उसे कुछ करके दिखाना। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने बैंकिंग की भी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं पढ़ाई में पूरी तरह डूब चुका था। इधर मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उधर मेरा बैंक क्लरिकल में सिलेक्शन हो गया। मैंने सोचा आज अविका को कहूँगा, देखो यह हूँ मैं। पर रुक गया, ये तो क्लर्क का पोस्ट है, कम से कम पीओ क्लियर करके बताऊंगा। मेरी पहली पोस्टिंग जयपुर आई थी, मेरे घर से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में। मैं वहाँ बहुत मेहनत करता था। सारे कर्मी मुझसे बहुत लगाव रखते थे। एक तो मैं सबसे छोटा था और दूसरा मेहनती भी था। शाम को अपने कमरे में पहुंचकर मैं पीओ एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था। कभी कभी छुट्टियों में घर जाता और अविका दिखती तो सोचता, अभी कुछ दिन और रुको, मैं अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। साल भर की कड़ी मेहनत से मैंने पीओ की परीक्षा दी और परिणाम का इंतज़ार करने लगा। 4 महीने बाद रिज़ल्ट आया तो मैं अति प्रसन्न था। ऐसा लग रहा था कि मैं हवा के घोड़े पर सवार हूँ। मैं सेलेक्ट था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहता था। मुझे अब अविका से मिलना था और उसे बताना था, यह हूँ मैं। मैंने अपनी हफ्ते भर की छुट्टियाँ पास करवा ली थीं और ट्रेन में भी सीट बुक कर दी थी। मैं अपनी बर्थ पर लेट गया, पर नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अविका के बारे में सोचने लगा, वह कितनी सुंदर है और स्ट्रांग भी। मैं कितने सालों से उससे बात करना चाहता था। तभी मुझे लगा जैसे वह मेरी सामने वाली बर्थ पर आकर लेटी है। अब मैं बात करने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। क्या आज मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैं बोला। क्यों नहीं? अविका ने उत्तर दिया। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अलग ने मुझे अधिकारी बना दिया। क्या? वह चौंक पड़ी। मैं पहले ऐसा ही सोचता था और अब मैं कितना गलत था। असल में मैं तुमसे बात करने की चाह मुझे यहाँ तक ले आई। तुम मेरी प्रेरणा हो। तुमने मेरे जीवन में नई रोशनी भर दी, एक नई दिशा दी। अच्छा, हाँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से दूर नहीं कर पाया। आज अपने पूरे समर्पण के साथ तुमसे तुम्हारा प्रेम मांगना चाहता हूँ। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। मेरा स्टेशन आ गया था। मैं लपक कर उतरा और बाहर आकर अपने घर के लिए ऑटो रिक्शा किया। घर पहुंचकर मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होने लगा तो अम्मा बोली, कहाँ की जल्दी है, नाश्ता तो कर। नहीं नहीं अम्मा, पहले मैं अविका के घर जाऊंगा। लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं, अम्मा ने बताया। क्यों? मैं चौंक पड़ा। अरे अविका की शादी के लिए सब कानपुर गए हैं, उसकी शादी वहीं से कर रहे हैं। अम्मा नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर जाते जाते बोली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अपने कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं।